वरुण ने आवाज़ लगाई, अर्पिता टिकट बुक हो गया है, आज रात 11 बजे की फ़्लाइट है। वरुण ने टिकट अर्पिता को पकड़ा दिए। अर्पिता टिकट उलट पुलट कर देखने लगी। अर्पिता जाना जरूरी है क्या? उसने उसके चेहरे पर नज़र टिका दी, जैसे कि उसे सिर्फ ना ही सुनना था। वरुण, मुझे माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी है, वो बहुत ही भारी मन से बोली। जयपुर में ऐसा क्या बाकी रह गया था माँ का, मैं साथ चलूँ? नहीं, माँ ने ये काम मुझे सौंपा है, इसीलिए मुझे अकेले ही जाना है। तुम पैकिंग कर लो, मैं एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा, वरुण कहकर चले गए। माँ को गुजरे अभी 3 महीने हुए हैं। उनके जाने के बाद घर मुरझा सा गया है। माँ क्या गई, घर की रंगत ही चली गई। माँ भले ही कम बोलती थी, मगर वे घर की रौनक थी। वरुण ऑफिस में देर रात तक काम करते हैं। मैं थक कर ऑफिस घर लौटती तो माँ चाय की प्याली के साथ तैयार मिलती, मेरे हाल चाल पूछती। हम साथ साथ खाना बनाते, बातें करते। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वे मेरी माँ नहीं, सास हैं। इतना लाड चाव तो खुद मेरी माँ ने भी कभी नहीं किया था। अक्सर मेरी माँ को डांट कर कहती थी, आपने ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करके मेरी बेटी को बिगाड़ दिया है। मुझे गले लगाते हुए माँ बोलती, आपकी बेटी तब तक आपकी थी जब तक आपके घर में थी, अब तो मेरी बेटी है, और फिर है भी तो बड़ी ही प्यारी। तो मैं इसे लाड दुलार क्यों ना करूं? अपनी खुशनसीबी पर गुमान होता था मुझे। एक बार वरुण ने बताया था, जब उन्होंने पहली बार मेरा जिक्र घर में किया था, तब पापा बहुत ज़्यादा बौखला से गए थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेरी पसंद को सिरे से नकार दिया। माँ की बदौलत ही पापा तुमसे मिलने को राजी हुए। फिर क्या हुआ वरुण? पापा मुझसे मिलकर खुश हुए ना? अरे नहीं, तुम्हारे दबे रंग के कारण पापा ने मना कर दिया था। तब माँ ने पापा को समझाया, रंग रूप कद काठी स्वभाव, खानदान से ऊपर सबसे बड़ी बात है कि मेरा बेटा उससे प्यार करता है और वो मेरे बेटे से प्यार करती है। बहुत ख्याल रखेगी मेरे बेटे का, खाक ध्यान रखेगी, 2 दिन बाद उतर जाएगा ये प्यार का भूत, पापा ने कहा। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, ये तो एक ऐसा रंग है जो दिन ब दिन गाढ़ा होता है। प्यार ईश्वर का दूसरा रूप है। एक बार जो उसके रंग में रंग गया, उसे किसी और रंग की ज़रूरत नहीं रहती। माँ पापा से लगातार तर्क वितर्क करती रहीं, उन्हें तब तक मनाती रहीं जब तक उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं बोल दिया। पहली बार ससुराल में जब कदम रखा, तब माँ ने मुझे मुँह दिखाई में अपनी दोस्ती गिफ्ट की। हम दोनों सास बहू नहीं, 2 सहेलियाँ बनकर रहेंगे। ये एक अनोखी मुँह दिखाई थी। मैंने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी सास होगी। एक दिन अचानक पापा हम सबको छोड़कर चले गए। माँ अपने खोल में सिमट कर रह गईं। बहुत दिनों तक वे चुप सी रहीं, फिर धीरे धीरे जिंदगी में लौटने लगी, मगर पूरी तरह नहीं लौट पाईं। वे अक्सर पापा के साथ बिताए गए पलों को याद करती। माँ ने मुझे अपने जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव का राजदार बनाया था। गुड्डे गुड़ियों के खेल से लेकर मेरी शादी तक के तमाम किस्से माँ खूब सुनती थी। मुझे गुमान था कि मैं माँ के मन के सबसे करीब हूँ, उनके बेटे से भी ज़्यादा। मैं इसी धोखे में रहती यदि माँ अपने आखिरी दिनों में मुझे ये ना कहती, अर्पिता, अनारगढ़ जाकर उसकी सलामती का दिया जरूर जलाना। जयपुर में मेरी बचपन की सहेली संगीता रहती है, वो तुझे ले जाएगी। जाना जरूर, वो मेरा पहला प्यार था। माँ की सांसें जवाब दे गई और मेरे लिए कसमकस छोड़ गई थी। माँ, ये आपके जीवन का कौन सा अदृश्य हिस्सा था जिससे आप मुझे आखिरी क्षणों में विलवाना चाहती थी? आप मुझे किस आजमाइश में डाल गई हैं, जिस किस्से को आपने कभी अपने अधरों से बाहर नहीं आने दिया, उसे आप अपने साथ ही क्यों नहीं ले गई? माँ, वरुण आपसे बहुत नाराज है। कितना फक्र था उन्हें आप पर। वे आपको ईश्वर का दर्जा देते थे और अब न जाने कितनी शिकायतें हैं आपसे। वो आपको फरेबी कहते हैं, आपने पापा के साथ धोखा किया। माँ, मेरा मन नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में पापा के अलावा कोई और पुरुष था। मैंने देखा था आप पापा की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखती थी। कभी किसी बात पर आपसे बहस भी की हो, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आता। पापा भी तो आपकी हर बात को तवज्जो देते थे। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर थे।
आप दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। आप दोनों के दाम्पत्य जीवन की लोग मिसालें देते थे। आज आप पर खुदगर्जी का आरोप लगा है, क्यों? माँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। और जैसे माँ तक मेरी मौन आवाज़ पहुँच गई। उस दिन माँ का कमरा साफ करते हुए मुझे उनकी डायरी मिली। उत्सुकता वक्त मैंने पहला पृष्ठ खोला। लिखा था, आज कुछ कहने का मन है। बस इतना ही लिखा था, बाकी पूरा पृष्ठ कोरा था, बिल्कुल माँ के मौन की तरह। दूसरे पृष्ठ पर लिखा था, आज भी तुम्हारा इंतजार है। डायरी के हर पन्ने पर इसी तरह छोटी छोटी लाइन लिखी हुई थी, जो कि मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा रही थी। ये कैसी कहानी है जिसमें केवल माँ है, दूसरा कोई नहीं। आखिरी पन्ने पर लिखा, आज मुसाफिरी खत्म और मंजिल के निकट। मैं शायद अस्पताल जाने से पहले माँ को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। तभी तो डायरी में बिना पते का खत छोड़ गई थी। लिखा था, मेरे प्रिय, आज सांझ का तारा कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। राधिका आज तुमसे मिलने तुम्हारे पहलू में आ रही है। अब इंतजार नहीं होता, तुम्हारी साहिबा को बहुत थक गई है। आज धरा से विदा लेने का दिन है। खुश हूँ तुम्हें वहाँ से देख सकूँगी, जिसे देखना यहाँ से कभी नसीब नहीं हुआ। देखो ना, आज आसमान कितना साफ है, जैसे मेरी राह तक रहा हो। आज रुत बड़ी सुहावनी है। आज हर बंधन से मुक्त होने का दिन है। आखिरी बार इस कमरे को निहार लेना चाहती हूँ। तुम्हारी होने के लिए अपना सब कुछ यहीं छोड़कर एक कोरा मन लेकर आ रही हूँ। अलविदा, तुम्हारी अपनी राधिका। नीचे लिखा था, अनारगढ़। मुझे माफ़ कर देना, इस बार आने में असमर्थ रही। मेरी सांसों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे साहिब की सलामती अब तेरे हाथ में है। खत पढ़कर मैं निशब्द हो गई। इतना गहरा और निश्चल प्रेम। माँ, आप अव्यक्त कैसे रहीं? माँ, आपकी बातें समझ से बाहर हैं। मैं जिस माँ को जानती थी, उस माँ से अलग आपका ये कौन सा रूप है? माँ, मैं आपके अतीत में दफन इस राज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। नैतिक अनैतिक के परे जाकर मुझे आपका प्रेम किसी अजनबी पक्षी की तरह लग रहा है, जो कुछ देर आपकी मुंडेर पर ठहरा होगा फिर उड़ गया। माँ, आपने इस प्रेम को सहेज कर कैसे रखा? माँ, आपके जाने के बाद मेरी दुनिया बहुत उदास हो गई है। आपकी बेहद याद आती है। वीरान सा घर, उदास सा सोफा, मायूस खिड़कियाँ और हर ओर जिंदगी से तालमेल बिठाने की जद्दोजहद। उफ, आप थी तो सब सरल था, सहज था। अब चारों तरफ अफरा तफरी है। वरुण पगला से गए हैं। उदास घर और सुस्त पड़ी दिनचर्या। इस घर को अपनी लय में आने में वक्त लगेगा माँ। दीवार पर टंगी इस तस्वीर में आप पापा और वरुण के साथ मुस्कुरा रही हैं। मैं नहीं जानती थी इस तस्वीर के उलट आपकी कोई और तस्वीर भी है। आपके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी मेरे सामने एक नया अध्याय लिख रही है। कल तक मैं बेपरवाह थी, मगर आज मुझे संजीदा होना पड़ रहा है। इसकी शुरुआत कल के वाक्य से हुई। माँ, वरुण ने मुझसे पूछा, क्या माँ के अतीत की तरह मेरा भी कोई गुमनाम अतीत रहा है? कोई अफेयर या प्रणय निवेदन या फिर कोई अधूरा ख्वाब? मैं उन्हें क्या कहती, मैं चुप रही। माँ, आप इस घर में स्त्री जाति की प्रतिनिधि थी। आपके कारण आज मुझे भी कटघरे में खड़ा होना पड़ा। आंखें बंद करके भरोसा करने वाले वरुण ने मुझे भी प्रश्नों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। मुझे आज भी याद है, आपकी 32वीं एनिवर्सरी थी। मैं आपके पारिवारिक समारोह में मौजूद थी। उस वक्त मैं वरुण को जानती तक नहीं थी। मामा मामी के घर पर उन दिनों कंपनी के इंटरव्यू की तैयारी में व्यस्त थी। मामा जी ने कहा था, अर्पिता, कुछ अच्छा खाने पीने का दिल हो और कुछ एंजॉयमेंट करना चाहती हो तो चलो हमारे साथ, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। आपकी पार्टी जानदार थी। मुझे आपके द्वारा पापा जी को सालगिरह विश करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। 32 वर्ष का साथ मुबारक हो साथी। मुझे 32 वर्ष हरा भरा रखने के लिए 32 वर्ष भर शुक्रिया। नैहर से विदाई के समय आपने बाबूजी से वादा किया था, इसे हमेशा खुश रखूंगा। इस वादे को निभाने का धन्यवाद। धन्यवाद इसीलिए भी कि मेरे अंदर बहती अबूझ भावनाओं को सदा संभाला। आपके बोलने के अंदाज और आपके दिलकश स्वभाव की मैं कायल हो गई थी। पापा जी के कहकसों से पूरा वातावरण गुंजित हो उठा। कितने मिलनसार हैं आप दोनों, कच्चे पक्के रिश्तों को बखूबी सहेज कर रखने वाले।
उनकी कद्र करने वाले और एक दूसरे पर बेइंतहा मोहब्बत लुटाने वाले इंसान से भला कोई कैसे दूर रह सकता है। घर आकर मैं खुद की भी नहीं रही। मेरी आंखों के सामने आप दोनों के चेहरे नजर आ रहे थे। मैंने मामा जी से कहा था कि अंकल आंटी की तरह ये सास ससुर मिले तो मुझे शादी करने से कभी डर नहीं लगेगा। मामा जी भी मुस्कुरा दिए थे। माँ, आज आपकी जिंदगी की कहानी विद्रोह कर रही है। आज आपकी तलाशी ली जा रही है, सबूत ढूंढे जा रहे हैं। माँ, ये कैसा केस है जो आपके जाने के बाद दर्ज हुआ है। अब हर खुशी में मिलावट नजर आ रही है। धूप का रंग सलेटी होकर दहलीज को मटमैला कर रहा है। अब सागर नीला नजर आता और आकाश जैसे बेरंग हो चुका था। मुझे लगता है ये सब आपके गुनाह में बराबर के भागीदार हैं। माँ, जब हम दो नावों में एक साथ सफ़र नहीं कर सकते तो आपने कैसे किया? उस दिन मामा जी के मुस्कुराने की वजह समझ नहीं आई थी, लेकिन एक दोपहर आपका आना मुझे अचंभित कर गया। उस दिन आपने मुझसे कहा था, वैसे तो मेरे बेटे ने तुम्हें जीवन संगिनी बनाने की ख्वाहिश बता दी है। तुम्हारी आंखों में कोई और शख्सियत हो जिसे पाना तुम्हारा मकसद हो तो कह सकती हो। यदि कुछ नहीं है तो अपनी मर्जी अनुसार मेरे बेटे के नाम की अंगूठी पहन सकती हो। माँ, आपने मुझे जिस तरह प्रपोज किया कि मैं ना नहीं कर सकी थी, वैसे भी उस पार्टी के बाद मैं आप सबकी मुरीद हो गई थी। आपके संस्कारों के साथ पला बड़ा आपका बेटा भी बिल्कुल आपके जैसा ही था। कभी कभी मैं ईश्वर से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैंने कभी इससे ज़्यादा मांगा था। शादी करके जब मैं इस घर में आई, आपने अपनी मुंह दिखाई में मुझे अपनी सखी बनाकर दोस्ती गिफ्ट कर दी। माँ, ये अनोखा मुंह दिखाई का उपहार था। आपसे बातें करके कभी लगा ही नहीं कि आपकी और मेरी उम्र में एक अरसे का फासला है। आपको प्रेम बांटना आता था और आपने बांटा भी। माँ, पापा सुबह 5 बजे उठकर पार्क में टहलने जाते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। वर्ष के 30 दिन ये दिनचर्या तब टल जाती थी जब आप 15 दिनों के लिए जयपुर जाती थी और पापा भी 15 दिन अपनी किसी यात्रा पर जाते थे। मैंने वरुण से एक बार पूछा था, नाना नानी अब रहे नहीं, रवि मामा जी लंदन शिफ्ट कर गए, फिर माँ जयपुर क्यों जाती है? माँ अपने बचपन की पुरानी यादों को जीने जाती है, वो उनका मायका भी है, वरुण बोले। वरुण आगे बोले, माँ कहती है माता पिता भले ही नहीं है मगर मायके में उनकी गंध बसी है, उनकी आत्मा विचरित है। आत्मा के सहारे बेटियां अपने माता पिता के प्यार के साए में महफूज रहती हैं। माँ भी ना अपनी बातों के आगे किसी को टिकने नहीं देती। मैं सराहना करते हुए बोली, माँ की एक सहेली संगीता भी रहती है। वे अपनी सहेली से हर साल मिलकर आती हैं और बहुत प्रसन्न चित्त लगती हैं। माँ, आपकी सहेली आपकी राजदार थी, काश मैं भी होती। आप जयपुर क्यों जाती थी, ये बात मैं वरुण को नहीं समझा पाई। पापा के कपड़े माँ खुद अपने हाथों से धोती थी। कहती थी हाथों से धुले कपड़ों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। तुम्हारे पापा मेरी बिंदिया की चमक है, मैं उन्हें कैसे फीका पड़ने दूँ। पापा पुराने दिनों को याद करके कहते थे कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें तुम्हारी सासू माँ यानी राधिका का बड़ा हाथ है। मेरे अपने मुझसे मुंह मोड़ गए। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। तुम्हारी माँ ने बेहद गरीबी से अपना घर बसाया। उसने कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, ना ही कभी शिकायत की। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते थे कि हमें लगातार 2 दिन तक खाने को कुछ भी नसीब नहीं होता था। तब भी राधिका ने उफ तक नहीं की। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि सब दिन होत ना एक समान, अपने दिन भी फिरेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखो। अमीर घर में पली बड़ी लाडली संतान मेरी भूखों मरने के हालात में भी मेरा साथ निभा गई। पापा उस दिन बता रहे थे कि जीवन के सबसे खराब दिनों में तंग आकर उन्होंने एक दिन स्वयं को कमरे में कैद कर लिया था। राधिका पता नहीं कब से कब तक दरवाजे के पास बैठी रही। वो वहीं बैठी रहती यदि शाम को मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। उस दिन मेरी आंखों में उसके लिए प्यार और सम्मान का आयतन बढ़ गया। मैंने उस दिन उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें सदा खुश रखूंगा। मैं जानता था ये ख्वाहिश अधूरी है, मगर उस दिन मैंने अपने लिए गलत फहमी पाल ली।
इसी गलतफहमी के चलते मैंने उन दिनों से निजात पाई। अमीरी मेरे पास रेंगती हुई आई थी। जब जब मुझे राधिका की ज़रूरत पड़ी तब तब उसने मेरा साथ बखूबी निभाया। मुझे एक पल के लिए भी नहीं एहसास हुआ कि वो मेरे साथ नाखुश है। माँ पापा की बात से मैं भी सहमत हूँ। आपके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान बनी रहती थी। आप हर परिस्थिति में ढल जाती थी या अपने अनुकूल बना लेती थी। जो भी आपसे मिलता आपका हो जाता। आपके मिलनसार स्वभाव के कारण आपसे कोई न कोई मिलने घर पर आता रहता था। आपकी कितनी सारी सहेलियां थीं और फिर पापा के मिलने जुलने वाले। आप कभी मेहमानों की आवभगत करते समय थकती नहीं थी। कितनी मनुहार से सबको खाना खिलाती थी। वरुण के लिए आप परफेक्ट मॉम थी। आज वे आपको नापसंद करने लगे हैं। ये कैसी मर्द जाती है माँ। एक अदृश्य सच के सामने आने से बेटा माँ से ही घृणा कर बैठा। क्या पापा भी इसी तरह रिएक्ट करते? आप कहती थी कि पुरुष मासूम बच्चे की तरह है जिसे समझाने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। माँ, मुझ में आप जितना धैर्य नहीं है। मुझे वरुण के प्रति डर लगने लगा है। ठीक रात 11 बजे फ्लाइट लैंड कर गई। एयरपोर्ट पर वरुण ने एक बार फिर मुझे रोकने की नाकाम कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि मैं माँ की आखिरी इच्छा पूरी करूं। उनकी पुरुषवादी मानसिकता आपको दोषी ठहरा रही है। माँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने वरुण को ये क्यों नहीं समझाया कि एक स्त्री भी प्यार कर सकती है, उसकी अपनी चाहत होती है। ये तो स्त्री मन की महानता है जो 7 फेरों के बंधन को स्वीकृत करके और उसे शिद्दत से निभाते हुए अपने अतीत को मिट्टी में दफन कर देती है। मैं बेसब्री से आपके उस रूप को देखना चाहती हूँ जिसमें सतरंगी रूहानी ख्वाब थे। थोड़ी देर में जयपुर आने वाला है। सच कहूँ माँ, मेरी घबराहट बेतहाशा बढ़ती जा रही है। मेरी रूह कांप रही है, जाने क्या सामने आने वाला है। हो सकता है मुझे यहाँ से लौटते समय कोई अफसोस रह जाए। आपने पापा के साथ जीवन भरपूर जिया है, फिर भी जाने क्यों मन में बैठे उस अदृश्य को उजागर कर आपने अपनी छवि को ही धूमिल कर दिया। मकड़ी के जालों सा उलझता माँ का प्रेम, जिसे केवल माँ जानती थी या जानते थे उनके विशेष अपने, जिसका जिक्र माँ ने ठीक मृत्यु से पहले आखिरी क्षण में किया। रिमझिम बरसती बूंदों से आच्छादित गुलाबी शहर ने मेरा स्वागत किया। नानी के घर में माँ की पुरानी सहायिका ने मेरे लिए कमरा साफ कर दिया था। आप संगीता हैं। माँ ने इस नाम का जिक्र अंतिम समय में किया था। नहीं, मैं सरस्वती हूँ। संगीता तुम्हारी माँ की सबसे पक्की सहेली है। मालवीय नगर के फ्लाईओवर के नीचे कबूतरों का जमघट लगता है। वहीं पर वो दाना चुग्गा लेकर बैठती हैं। आप मुझे उनका पता दे देंगी? उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। कल सवेरे चली जाना। वे वहाँ से उठने का उपक्रम करने लगी। अगर आपको कोई ज़रूरी काम ना हो तो मुझसे बात कर सकती हैं। मुझे माँ की ज़िंदगी के बारे में जानना है। मैंने उन्हें अपना आने का उद्देश्य ना जाने क्यों बता दिया। जो राख हो गया उसमें चिंगारी क्या ढूंढनी। मरने वाले के साथ उसकी कहानियाँ भी मिट जाती हैं अर्पिता बहू, लेकिन उनके निशान रह जाते हैं आंटी। माँ ने मुझे अधूरा काम पूरा करने का दायित्व सौंपा है। वो भी जिद की पक्की निकली। अजनबी राहों की अंधेरी में सारी उम्र भटकती रही। वो दौर इश्क की गलियों में विचरने वाला नहीं था, मगर इसे न जाने कैसे रोक लग गया। कौन था आंटी वो? आपने उसे कभी देखा? पता नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं तो राधिका की शादी पर ही इस घर में आई थी। पहली बार राधिका को ही तब देखा था। राधिका को सबने भरपूर प्यार दिया, कोई कमी नहीं थी। 18 बरस की रूपवती कन्या थी, 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन बड़े साहब ने अपने मिलने वाले किसी परिचित के बेटे से राधिका का रिश्ता पक्का कर दिया। जब राधिका को पता चला वो खूब रोई, गिड़गिड़ाई, यहाँ तक कि शादी से इनकार भी किया, मगर सब बेईमानी था। मैं आंटी को चुपचाप सुन रही थी। फिर क्या हुआ? क्या नाना जी ने माँ की बात मान ली? वो जमाना वादों और कसमों की लाज रखने का था। स्त्रियों की इच्छा और क्या अनिच्छा, सब बेकार की बातें थी। बड़े साहब अपनी बेटी के मोह को दरकिनार कर अपनी बेटी के साथ फेरे करवाने में जुट गए।
आखिरकार रोती बिसूरती राधिका बिटिया को ससुराल जाना पड़ा। एक बार जब शादी हो गई तो राधिका बिटिया ने उसे पूरे मन से निभाया, अपने परिवार को पहली प्राथमिकता दी। साल में एक बार मायके की दहलीज पर आकर उसकी सलामती के लिए दिया जरूर जलाने जाती। संगीता और राधिका की दोस्ती बेमिसाल थी। दोनों एक रूह दो जिस्म थी। माँ के बारे में कुछ और बताइए आंटी, कैसा था उनका बचपन, उनकी गतिविधियाँ? अमीर माता पिता की इकलौती बेटी और बड़े भाई की लाडली बहन। पिता राज दरबार में ऊंचे ओहदे पर आसीन, समाज में रुतबा, नाम, इज्जत और पैसा बेशुमार। जिस चीज पर दिल आ जाता वो चीज राधिका की हो जाती। समय रहते राधिका की माँ ने राधिका को गृह कार्य में निपुण कर दिया था। वैसे तो उस समय लड़कियों की शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, मगर बड़े साहब ने राधिका को पढ़ाने में कोताही नहीं बरती। गाहे बगाहे कब काम आ जाए, माँ का जीवन बड़ा ही दिलचस्प था। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, मुझे कल संगीता से मिलने जाना है। माँ के पहले प्रेम से अभिवादन करना है। हृदय में प्रेम संगीत के स्वर जो गुनगुनाए थे, उनकी गूंज सुनने का समय आ गया है। रात बहुत हो गई है, जाओ बहुरानी सो जाओ। अगले दिन मैं मालवीय नगर फ्लाईओवर के नीचे खड़ी थी। गुलाबी ओढ़नी में एक निस्तेज काया पास रखे कट्टों से छोटी छोटी प्लेट में बाजरा, मूंग, मक्का, ज्वार जैसा चूगा भर रही थी। कुछ लोग खरीद कर कबूतरों को खिला रहे थे और कुछ सेल्फी ले रहे थे। प्रणाम मौसी, मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वो चिमचिमाती आंखों से मुझे देखकर बोली, कितने का चुग्गा चाहिए? चुग्गा नहीं चाहिए मुझे, माँ ने आपके पास भेजा है। तुम अर्पिता बहू हो? उन्होंने आंखें मलते हुए पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उनकी आंखें पनीली हो गईं। उन्होंने मुझे अपने अंक में भर लिया और देर तक सुबकती रहीं और ऊपर आसमान की ओर देखकर बोली, बड़ी जल्दी थी तुझे जाने की राधिका। अपने जज्बातों की पोटली को अपने साथ ले जाती। यहाँ तो तेरे अपने आहत होंगे, कोई आहत नहीं होगा मौसी। मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने आई हूँ। आपके साथ अनारगढ़ जाना चाहती हूँ। माँ की मुक्ति के लिए उन्हें तृप्त करना आवश्यक है। तृप्ति? वो वहाँ भी तृप्त नहीं होगी, सारी जिंदगी भटकती रहेगी। देह तृप्त होना चाहे तो समझ आता है, रूह को कैसे तृप्त करें। भावनाओं के रेगिस्तान में भटकता मन आत्मीय स्पर्श से शांत होता है। उसके मन की प्यास वही बुझा सकता है जिसके लिए वो अनारगढ़ जाती थी। वहाँ सिर्फ एक अनछुई अनुभूति थी। कौन था वो? मेरा ये यक्ष प्रश्न था जो मैंने न जाने कितने लोगों से पूछा था। मौसी पुराने दिनों में लौट गई थी। कहने को कोई नहीं था मगर एक धुंधली आकृति राधिका के मन मंदिर में ऐसी विराजी कि मरते दम तक उससे आज़ाद नहीं हो पाई। एक जोड़ी आंखों द्वारा किसी को याद करना एक खूबसूरत सी बात लगती थी। राधिका को लगता कि प्रेम कहानियाँ हकीकत की बयानी होती हैं। वो इस झूठ से बाहर नहीं आना चाहती थी। हम दोनों की राजदार डूबती हुई सांझें थी, जिसमें हम अपने सुख दुख कहते थे, सपने देखते थे, ख्वाब सजाते थे। 16 की उम्र रूहानी बातों की थी। ये जो तुम स्मृतियों को कुरेदने यहाँ आई हो, ये अंतस में दबी गूंजती आवाज़ थी, राधिका मैं वापस आऊँगा। राधिका साहिब को कैसे ना उम्मीद छोड़ देती। वो गिलहरी के साथ अटखेलियाँ करती, हिरनी की तरह कुलांचे भरती। हवा सी उन्मत्त उसके पैर तब थमे जब उसे बताया गया कि उसकी सगाई हो गई है। आज के ज़माने जैसी नहीं, ब्राह्मण और नाई ही रिश्ता तय कर आए थे। तुम्हारे नाना ससुर यानी राधिका के पापा ऊंचे ओहदे पर थे, अंग्रेजों की तरह हुक्म बजाते थे। उनका सरकार में उठना बैठना था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। सबसे ऊंची हवेली और मोटर कार उनके पास थी। ब्राह्मण किसी अंग्रेज पुत्र से राधिका का रिश्ता पक्का कराए। कार्तिक देव उठनी एकादशी को विवाह निश्चित हुआ। घर में खुशियां लहलहा गईं। राधिका ने गोरे चिट्टे चांद जैसे मुखड़े वाले सुकुमार के ख्वाब देख लिए। अरे बावली, यूं सुध-बुध ना खो, न जाने तू उसकी प्रीत भी है या नहीं। एक दिन मैंने उसे झिंझोड़ा, तेरा नाम संगीता है, तुझे मीठी बातें करनी चाहिए, कुनैन जैसी कड़वी बातें तुझ पर नहीं जचती। उसने संगीता की चोटी खींचते हुए कहा।
उस दिन भी सांझ का सूरज ढल रहा था। हम अपनी अपनी बातों के साथ छत की मुडेर पर आकर बैठ गई थे। मेरी माँ राधिका के घर खाना बनाती थी। हमारी गरीब स्थिति देखकर बड़े साहब ने अपने घर के एक कोने में हमें आसरा दे दिया था। हम उम्र होने की वजह से हम दोनों में गहरी यारी थी। तुम्हारी माँ ने जिसे भी अपना कहा, उसने शिद्दत से उसे रिश्ते को निभाया। चाहे मैं हूँ या वो, जब भी जयपुर आती थी अपने परिवार के बारे में ढेर सारी बातें करती थी, विशेषकर तुम्हारे बारे में। तुम उसके कलेजे का टुकड़ा थी। कहती थी अर्पिता के रूप में बेटी देकर ईश्वर ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। माँ के मन में मेरे प्रति अगाध प्रेम को देखकर मेरी आंखें छलक गईं। सच है, सास के रूप में मुझे माँ मिली थी। मौसी, आप माँ की दिलकश कहानी सुना रही थी। हाँ, वे अपनी आंखें बंद करती हुई साफ बोली, मुझे तो सब बताना ही है। उस दिन जब मैंने उससे कहा था कि वो तुझसे प्यार करेगा या नहीं, क्योंकि वो ठहरा फिरंगी, तो राधिका मुझसे रूठ गई। देख संगीता, अब उसके नाम की लौ इस दिल में जल गई है। अब ये मरते दम तक नहीं बुझेगी। वो चाहे या ना चाहे, हम मिले या ना मिले, मैं उसकी दीवानी हूँ। आज के बाद दोबारा इस तरह की बात नहीं करना। वो मुंह फुलाकर वहाँ से उठ गई। अगले 2 दिनों तक उसने बात नहीं की। ये दिल की लगी है, अब नहीं मिटेगी। उसके इश्क का अंदाजा तब हुआ जब उसने 2 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। नील वर्ण आकाश पर तैरते सफ़ेद रुई के बादल और मंद हवा के झोंकों ने उसके प्यार की अहमियत बता दी। उसके दिल का हाल भला मैं कैसे ना समझती। मैं उसकी अतरंगी सखी जो थी। उस शाम मैंने उसके कमरे का द्वार खटखटाया। उसने कहा, फिर नहीं कहना वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। उस रब ने कुछ सोचकर ही मेरा नाम उसके नाम के साथ जोड़ा होगा। जो नाता ईश्वर ने जोड़ा है उस पर इनकार कैसा। मैं समझ गई तेरे इसके तराने को। चल इस प्रीत को अमर कर देते हैं। मतलब, आश्चर्यचकित आंखों में जिज्ञासा तैर गई थी। अनारगढ़ की फिजाओं में वहां जाने की इजाज़त कौन देगा। पूछ लिया है मैंने तुम्हारी माई से, और अकेले नहीं जाएंगे। इस गांव की सब लड़कियां जा रही हैं अनारगढ़। सब दरवाजे पर प्रतीक्षारत हैं। आज हम सब मिलकर मन्नत मांगेंगे तुम्हारे लिए। उस रात अनारगढ़ के उस छोटे से मंदिर में सब सहेलियां जमा थी। वो मंदिर दियों और साध की उम्मीदों से जगमगा उठा था। उस दिन हवाओं ने प्रणय गीत गाए थे। इस प्रेम कहानी की दास्तान सुनते सुनते बरसात भी हो पड़ी थी। आज भी उस दौर की सहेलियों के दिल में आषाढ़ की वो रात बसी होगी जब उल्फत के नगमे गूंजे थे। प्रार्थनाओं में रूमानियत उतर आई थी। राधिका चाहत का दिया थी तो वो विरह में जल रही थी। उस दिन मेरी समझ में आ गया था, प्रेम में मिलना जरूरी नहीं, वो तो किसी के आने की आहट से पहले ही जन्म ले चुका होता है। राधिका प्रेम दीवानी हो गई। उसकी हर खुशी उसके नाम से शुरू और उसके नाम पर ही खत्म होती। उसकी रूह उससे बिछड़कर पराई हो चुकी थी। यहाँ तो सिर्फ एक काया शेष थी। मैं मौसी को दिल थामे सुन रही थी। वे माँ की दास्तान सुना रही थी। उस दौर में मिलना तो दूर बिटिया, नाम तक लेना गुनाह समझा जाता था। उसे नहीं पता था कि उसके होने वाले पिया का क्या नाम है। वो उसे साहिब कहती थी। 16वें सावन में कदम रखने वाली राधिका उसके लिए बौरा गई थी। उसकी देह के हर हिस्से में प्रेम बह रहा था। वो मीरा की तरह अलौकिक, निराकार और अदृश्य के प्यार में पड़ गई थी। एक रोज उसने कहा, संगीता, आज दिल बहुत घबरा रहा है, तू दुआ कर सब ठीक हो। और दुआएं खाली हो गईं। पैगाम रो पड़े और हवाएं बदहवास हो गईं। मौसम गुस्से में बौखला गया। आसमां झरझर बरस रहा था। राधिका की मोहब्बत ने अलविदा कह दिया। वे एकदम से चुप हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था मौसी? वतन के लिए खुशखबरी थी। भारत आज़ाद हो गया। वो स्वतंत्र होने का जश्न मना रहे थे। राधिका अपनी जुदाई का रंज अपने सीने में जब्त कर चुकी थी। अंग्रेज अपने वतन लौट गए थे, साथ ही अंग्रेज पुत्र भी। जो रिश्ता भी ठीक से जुड़ा भी नहीं था, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। बड़े साहब ने 2 टूक शब्दों में कहा, वतन आज़ाद हो गया, हम परतंत्रता से मुक्त हो गए। अब गोरे लोगों से सारे ताल्लुकात खत्म। 16 से 18 बरस की हो गई राधिका।
मन की कसक मन में दबाकर सांसों का बोझ उठाए जीवन जी रही थी। उसके लिए किसी खुशी का मतलब अब कुछ भी नहीं था। एक दिन बड़े साहब फिर से राधिका का रिश्ता पक्का कर आए। किसी अंग्रेज दंपति का दत्तक पुत्र था जिसे वे यहाँ अनाथ छोड़ गए थे। लड़का पढ़ा लिखा है, अभी कहीं लिखा पढ़ी का काम करता है, थोड़े दिन में खुद का काम कर लेगा। राधिका से कहा गया कि पिता की बात का मान रख लेना, उन्हें शर्मसार नहीं करना बिटिया। विवाह के दिन राधिका ने मुझसे कहा था, 7 फेरों का मतलब ये कदापि नहीं है कि वो मेरे दिल से जा चुका है। मैं वैवाहिक रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, मगर मेरे दिल से उसे निकालना मेरे वश में नहीं है। मैंने उसे चाहा है, वो मेरी रूह में बसा है। मैं हर साल उसकी सलामती के लिए अनारगढ़ में दिया जलाने जरूर आऊँगी। और उसका ये क्रम उसकी सांसों के चलने तक टूटा नहीं था। दुनिया से जाने से पहले ही उसने तुम्हें ये काम सौंप दिया। क्या राधिका, बहुरानी को काम पर लगा दिया। वाकई माँ अद्भुत इंसान थी। पुरुष प्रेम में असफल होने पर स्त्री के पास चले जाते हैं या मधुशाला में ठहर जाते हैं। स्त्री अपने प्रेम को दिल के गुल्लक में सजाकर हमेशा के लिए बंद कर लेती है। मौसी अनारगढ़ कब जाना है? आज ही चलते हैं बहू। आज पूर्णमासी है, आज चांद पूरे सबाब पर होगा। पूर्णमासी पर मंदिर में प्रणय गीत गाए जाते हैं। मानचित्र में दर्ज अनारगढ़ गांव की हरियाली से आच्छादित था। उसकी प्रकृति में सुकून था। हवाओं में गिटार बज रहा था। उसकी पगडंडियों को पता था कि यहाँ प्रेम की नदी बहती है। वहाँ मौन भी गुनगुना रहा था। छोटे से गर्भगृह में स्थापित राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे दिव्य अनुभूति हुई। प्रणय का बिंदु बिंदु मुझे महसूस हो रहा था और नन्हा सा दीप पथ को आलोकित कर रहा था। जब मैंने दीप प्रज्वलित किया तब लगा माँ का ख्वाब मुकम्मल हो गया। दिए के सामने मैंने हाथ जोड़ दिए। माँ आपकी चाहत अमर रहे। एक्सक्यूज मी, माचिस मिलेगी? मैंने पलट कर देखा। एक उम्रदराज व्यक्ति हाथों में घी का दिया थामे खड़ा था। माचिस नहीं है, आखिरी दिया सलाई थी जिससे मैंने दिया जलाया था। ओके, नो प्रॉब्लम। वो आगे बढ़ा और हाथ में पकड़े हुए दिए को नीचे रख दिया। हवा के झोंके के साथ ही माँ के दिए की लौ हड़बड़ाकर उसके दिए में जा लगी। दोनों दियों की लौ एक होकर जगमगा उठी। हम दोनों ही हतप्रभ रह गए। पढ़, तुझे तेरी साहिबा मिल गई। तेरी राधिका तुझे मुबारक। वो अजनबी कंधे पर लटके हुए बैग को संभालते हुए आकाश में सफ़ेद रुई जैसे बादलों के किसी कतरे को सैल्यूट करने लगा। मैं जड़ रह गई, क्योंकि पढ़ तो पापा का नाम था। माँ की अंतिम इच्छा पूरी हो गई थी। इस बात का मुझे बहुत ही सुकून था। माँ और उस अदृश्य इंसान का प्यार बहुत ही अनोखा प्यार था, जिसे शायद ये दुनिया कभी नहीं समझ सकती। माँ की अंतिम इच्छा पूरी करके अर्पिता अपने घर वापस आ गई थी, अपने पति के पास। अर्पिता के दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा था अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा कर। वरुण ने अर्पिता से कुछ पूछा नहीं था, इसीलिए अर्पिता ने भी वरुण को कुछ नहीं बताया था। और अब वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।